Hello friends, this is Amarjit Kumar and welcome you to my channel Journey to Physics. So आप लोग इस चैनल में आप लोग फिज़िक्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। मैं आपको फिज़िक्स के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स सेक्शन से, ठीक है। मैं यही सोच कर शुरू कर रहा हूँ कि मैं ये जो टॉपिक होगा, ये सारी टॉपिक्स जो वन बाय वन आएंगी, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगी जो जस्ट 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स होंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे जिसके पास कुछ कुछ चैप्टर्स छूट रहा होगा या कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हो रही होगी काइनेमेटिक्स से कुछ कुछ, तो वो लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। मैं एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में जाने की कोशिश करूँगा और हर एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं हर क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। मैंने हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि अगर मैं बड़ा वीडियो बनाता हूँ तो इससे आप ही को थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है, राइट। इसलिए मैंने हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि वो ईजिली अंडरस्टूड हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन पाए, ठीक है। एक भी चीज़ छूटे ना कोई भी टॉपिक में। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर। तो काइनेमेटिक्स हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है, इसमें लोग पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक। तो बेसिकली पूरे 11th सेक्शन में आप लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो, राइट। आप लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो। मैकेनिक्स क्या है? ये सिंपल अगर बोले तो स्टडी ऑफ मोशन है। स्टडी ऑफ मोशन मतलब ये एक ब्रांच है साइंस की जो स्टडी ऑफ मोशन से डील करती है। तो ये दो पार्ट्स में लोग इसको स्टडी करते हैं मैकेनिक्स को। पहला पार्ट जो होता है काइनेमेटिक्स वाला पार्ट होता है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा पार्ट जो होता है डायनामिक्स वाला पार्ट होता है, डायनामिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के एस्पेक्ट्स के बारे में, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में। मोशन को तो स्टडी हम लोग दोनों ही सेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम लोग पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब थोड़ा डिफाइन करके अगर बोले तो इट डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without the help of force। मतलब इस सेक्शन में, काइनेमेटिक्स के सेक्शन में हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, टाइम के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब हम लोग ये बॉदर नहीं करेंगे कि यार अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट के पीछे का कारण क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम लोग कहाँ पे जानेंगे? डायनेमिक्स में। मतलब डायनेमिक्स भी इट इट डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन with the help of force। मतलब क्या है? डायनेमिक सेक्शन में हम लोग फोर्स को भी स्टडी करने वाले हैं। मतलब फोर्स को भी स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी डायनेमिक्स में। तो फोर्स का इंट्रोडक्शन आपका बाद में होने वाला है, जो कि इसके बाद का टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप लोग देखोगे कि फोर्स की मदद से हम लोग मोशन को कैसे देख पा रहे हैं कि फोर्स का काम क्या है किसी भी मोशन में। ये चीज़ें हम लोग समझेंगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में। बेसिकली अभी के लिए काइनेमेटिक्स में हम लोग वो सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे मोशन में कि क्या क्या मोशन में कौन कौन लोग शामिल हैं, ठीक है। जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, टाइम होता है और एक्सेलरेशन होता है। ये सभी लोगों को पैरामीटर्स ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मोशन को रीड करने के लिए, मोशन को समझने के लिए, मोशन में एक्चुअली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वर, दूसरा होता है बॉडी जो कि मोशन कर रहा होता है, which do motion। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन जो होता है वो डिफाइन होता है वेलोसिटी से।
वेलोसिटी आप लोग आगे भी अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ कि वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो बॉडी कहलाएगी रेस्ट पे। अगर वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट है तो वो कहलाएगी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक। तो ये तो हो गया, अभी के लिए आप बस इतना जान लो। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब वेलोसिटी वाला सेक्शन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली स्टेट को डिफाइन करता है वेलोसिटी, इतना आप दिमाग में रखो फिलहाल के लिए। चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वर होता है और एक बॉडी होता है। तो ऑब्जर्वर होता है, इसका मतलब क्या है, कुछ फ्रेम होता है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं फ्रेम की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली अगर मैथमेटिकल टर्म से बात करें तो वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग बॉडी के मोशन को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल, ठीक है। चलो ओके, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग अगर इसको समझे तो इसको याद नहीं करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा फील लेते हैं किस तरीके से ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल बोला जाता है। तो इनर्शिया को पहले समझिए क्या होता है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या तो वो मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। ये दोनों जो है इनर्शिया में रोल प्ले करता है, ठीक है, बताता है किसी बॉडी की इनर्शिया। ओके, अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहनी चाहती है। अगर वो कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि ये बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहनी चाहिए। अगर ये बॉडी मूव करी किसी वेलोसिटी से तो ये बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ये अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों फ्रेम को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। अगर एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी हर एक समय पे चेंज कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक। तो ये जो फ्रेम होता है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है अपनी इनर्शिया को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ये समझेंगे कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ठीक। अगर बॉडी रुकी हुई है और या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही है, वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक। पर अभी के लिए बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो ज़रूर उस पर कुछ फोर्स आया होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मोशन चेंज हो रही है, तो मोशन को चेंज करने के लिए एक फोर्स का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग एफ नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो एफ नेट ज़ीरो नहीं है, ठीक। और यहाँ पे जो है एफ नेट, ये दोनों केस में एफ नेट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया बरकरार है, यहाँ पे इनर्शिया को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो ज़ीरो है इनर्शियल फ्रेम में, ठीक। इतना समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है, एक एक करके सारे पैरामीटर्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसको एक सिचुएशन लेकर समझते हैं। मान लेते हैं ये जो है रोहित का घर, रोहित, और ये मान लेते हैं उसकी ऑफिस है, ये उसकी ऑफिस, ठीक है। तो रोहित के घर से उसके ऑफिस के लिए
दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं। ओके, तो रोहित जो है ऑफिस में जस्ट अभी ज्वाइनिंग ही लेता है, तो पहला दिन इस रास्ते को ट्रैवल लेकर वो जाता है, ठीक। तो जब ये इस रास्ते से पहला दिन गया ना, तो वो लेट हो जाता है और उसके बॉस उसे बहुत झाड़ लगाते कि यार तुम पहले दिन लेट हो गए। तो पहला दिन उसका बहुत बुरा बीतता है। तो वो क्या करता है, अपने कोलीग से बोलता है, जब भी उसका कोलीग भी अगल बगल ही रहता है, यहीं पे कहीं रहता है, ठीक है, यहीं पे कहीं रहता होगा कोलीग। तो उसे बोला कि यार मैं अपने घर से गया, ठीक है, तो लेट हो गया, तो कुछ ऐसा रास्ता बता जो मैं जल्दी थोड़ा पहुँचूँ। तो ये रोड 2 के बारे में इसका कोलीग बताया, क्योंकि इसको पता नहीं था, ठीक है, इसको पता नहीं था। तो क्या हुआ, वो बोला ठीक है चलो रोड 2 से हम जाते हैं। तो अगले दिन जब रोड 2 से गया तो वो टाइम पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, ये एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मिला इसको, ठीक है, इससे शॉर्टेस्ट उसको दिखा नहीं और मिला भी नहीं। तो हम लोग, ये दोनों ही एक्चुअली डिस्टेंस था, ये भी एक डिस्टेंस था, ये भी एक डिस्टेंस था, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है, तो ये शॉर्टेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और 1 और 2 दोनों ही डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय राम in between house and office, and displacement जो है वो तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। ओके, मतलब क्या है, डिस्टेंस तो कई सारे हो सकते हैं ना घर से, ये ऐसे करके बहुत जगह घूम कर भी जा सकता है, ये ऐसे पूरा जहान घूम कर भी यहाँ पहुँच सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्टेंस पॉसिबल है 2 पॉइंट्स के बीच में। तो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इन्फानाइट वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, इन्फानाइट वैल्यूज हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक यूनिक वैल्यू लेगा, यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। यूनिक वैल्यू मतलब 1 वैल्यू ओनली, ठीक है, जो कि यहाँ पे रोड 2 था, जो भी यहाँ पे रोड 2 है, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक राम है, ठीक है, वो खड़ा है, वो एट t=0 सेकेंड देखता है कि श्याम जो है यहाँ पे है, कितने दूर में, s1 डिस्टेंस पे है, ठीक। अब वो देखा कुछ समय के बाद देखा कि वो यहाँ पे है एट t=t पे, ठीक, जो कि उससे इधर की ओर s1 डिस्टेंस पे, ओके। फिर वो एट t=2t पे देखा कि श्याम उसके पास आ गया, ठीक। तो सबसे पहला सिचुएशन में जब वो देखा एट t=0, वो देखा डिस्टेंस जो था वो कितना था, s1 था, और डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था, इधर को हम बोलेंगे राइट, राम का राइट, और इधर को लेफ्ट, यही बोलेंगे ना। तो राइट हैंड साइड s1, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक। जैसे ही आप t=t पे वो देख रहा है श्याम को, तो वो कुछ डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा, श्याम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा t=0 से t के बीच में, ये कुछ यहाँ से s1 और फिर यहाँ पे, मतलब s1 ट्रैवल किया होगा और एक और s1 ट्रैवल किया होगा, राइट, यहाँ से s1 ट्रैवल किया होगा, फिर एक और s1 ट्रैवल किया होगा, तो बेसिकली ये 2s1 ट्रैवल कर लिया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसको दिखेगा, कितना दिखेगा,
S1 ही दिखेगा अभी भी लेफ्ट हैंड साइड S1, या बोल सकते हैं नेगेटिव -S1, ऐसा भी तो बोल सकते हैं -S1 इसके कंपैरिजन में। ठीक, अब थर्ड वाले केस में जैसे t = 3t पे आया तो इसको आप कैपिटल T ले लो, टाइम को कैपिटल T ले लो। ठीक है, कैपिटल T = जब 3t हुआ तो वो श्याम के पास आ गया, तो उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया सामने श्याम ने शुरुआत से, एट 0 पे ये यहाँ था, फिर ये t = t पे यहाँ पे आया, फिर t = 3t पे ये राम के पास आ गया। तो बेसिकली ये S1 + S1 + S1, ये भी डिस्टेंस S1 है, तो ये टोटल 3S1 ट्रैवल किया 3t में। और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 0, बिकॉज ये राम और श्याम जो है एक ही पोजीशन पे हैं एट कैपिटल T = 3t, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, कांट बी 0, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, अगर इफ बॉडी इज मूविंग, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव इफ द बॉडी इज मूविंग। ओके, तो इतनी सारी बातें हम लोगों को समझ में आती है यहाँ से। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये कुछ डेफिनेशंस थे रेस्ट और मोशन के, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी। ठीक, तो इस टॉपिक में काइनेमेटिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, फिर सर वेलोसिटी एंड स्पीड जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स देखेंगे, स्टडी ऑफ ग्राफ, बहुत सारे। अब जितने भी पैरामीटर्स आप लोग पढ़े हो उनके बीच की जो ग्राफ, जो रिलेशन होते हैं, किस तरह से ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग चेक करेंगे, फिर रिलेटिव मोशन देखेंगे। ये सारे मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग देख रहे होंगे। फिर इसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब क्या है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में अभी हम लोगों ने देखा सब कुछ कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर। नाउ ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 के सारे डिस्टेंस हैं और डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन सा है 3 है ना। अब क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व कर रखा है, थोड़ा आप लोग यहीं से देख सकते हो। एक पार्टिकल है जो कि ट्रैवल करता है ए से बी ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, उसकी जो है लेंथ, आर्क लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 15/π जो है ये आपको रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस, और जो आर्क लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियाई होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला 10/15/π विल गिव यू एज थीटा इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, ये पूरी एंगल थीटा है। ठीक, ओके, नाउ होगा क्या, मुझे चाहिए ये ए बी चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, ये ओरिजिन से मतलब ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पर खींचूँगा, तो ये क्या है, ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी ना, ये थीटा है तो ये थीटा/2 होगा। तो थीटा अगर 2π/3 है तो थीटा/2 क्या आ जाएगा, π/3, π/3 आएगा ना। ठीक है, π/3 आएगा 15/π। तो ये जो डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा 15/π sin π/3। ओके, अब ए बी चाहिए तो ये डिस्टेंस सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 15√3/π, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब दूसरा करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो क्या डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा? क्या ज़रूरी है ज़ीरो होगा, या ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या ज़ीरो ही नहीं होगा? डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है, मैं ये नहीं बोल सकता तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा सीधा, मस्ट बी ज़ीरो, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मे और मे नॉट बी ज़ीरो। मे और मे नॉट बी ज़ीरो का बात कब आता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, ठीक, तो बॉडी डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो होगा। लेकिन बॉडी अगर मूव की है तो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर बॉडी को हम लोग मूव करते हुए माने तो उस हिसाब से ऑप्शन जो है सी होना चाहिए सही। ठीक है, कभी वो ज़ीरो नहीं हो सकता इफ़ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी, ये सही कब है, जब इफ़ बॉडी इज नॉट मूविंग। ठीक है, बॉडी अगर मूव ही नहीं करेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, डिस्टेंस भी ज़ीरो, वही बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन में कि बॉडी मूव कर रही है या क्या कर रही है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ये होना चाहिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज ज़ीरो, अगर डिस्टेंस ज़ीरो है, अरे भाई अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो पक्का डिस्प्लेसमेंट तो पक्का ही पक्का ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का स्पेशल केस है भाई। ठीक है, तो क्या अगर डिस्टेंस ही ज़ीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, अगर पॉइंट ए से बी डिस्टेंस ही ज़ीरो है, ये यहाँ गया ही नहीं, यहाँ मूव ही नहीं किया यहाँ से, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों ही ज़ीरो है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स वन इज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन 3 मीटर नॉर्थ, अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो मैं बता दूं ईस्ट वेस्ट आप कैसे ये कर सकते हो। आप नॉर्थ इसको रखो, साउथ इसको रखो, राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट रखो और इधर वेस्ट रखो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने बोला ईस्ट 4 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट गया 4 मीटर। ठीक, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ गया, मतलब इधर गया, ये पॉइंट ए था, ये बी था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये हुआ ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये अगर ये 4 है ये 3 है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा आपका 5। ठीक, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 3 जो कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ना, तो 5,7 आंसर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से सी इज़ द आंसर। नाउ द लोकेशन, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है लोकेशन जो है पार्टिकल का चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि बॉडी जो है मूव कर रहा है, यहाँ पे जो बोल दिया गया है बॉडी मूव कर रहा है। व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अगर बॉडी मूव की है, ठीक, तो डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये हम पक्का बोल सकते हैं। ठीक, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो हो सकता है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे वन ऑफ द टू। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो, बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक, बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो मतलब अगर डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ये सही है। बोथ यहाँ पे ये ऑप्शन बोल रहा है। फिर बोल रहा है दूसरा ऑप्शन, वन ऑफ द टू मे बी ज़ीरो, ठीक, यह भी पॉसिबिलिटी है। ओके,
फिर इसका बोथ मस्ट बी ज़ीरो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। अब बोथ मस्ट बी इक्वल, अच्छा ये भी तो पॉसिबल है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो ये एक केस है, ये एक केस है, ये भी एक केस है, वन ऑफ द टू मे बी ज़ीरो एंड बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो। सबसे अप्रोप्रिएट जो है ये आंसर है, क्योंकि वन ऑफ द टू तो ठीक है हो सकता है, लेकिन बोथ कैन नॉट बी ज़ीरो, इसमें हम लोग ये मैंडेटरी कर रहे हैं कि एक तो पक्का ज़ीरो नहीं होगा, तो वो डिस्टेंस है जो कि कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक, इसमें दिखा रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कोई भी मे बी मे नॉट बी, ये मे नॉट भी आ रहा है, ठीक है, केसेस ले रहा है, लेकिन मैंडेटरी है कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, वो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरीके से अब 6 वाला देखें, एन एथलीट कंप्लीट्स हाफ अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज व्हाट। ठीक है, हाफ सर्कुलर ट्रैक जो हाफ है कुछ ऐसा है, तो अगर ये रेडियस है तो ये डायमीटर होगा ना, कितना होगा 2r होगा, तो ये आर्क लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ होगा ये कितना है पाई है, तो ये पाई आर होगा ये डिस्टेंस। तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है 2r है, this is displacement and this is distance, okay, this is the actual path, and this is the shortest path, so displacement हो गया तुम्हारा 2r और डिस्टेंस हो गया पाई आर, उसके हिसाब से आंसर ए हो गया। चलो अब 7th वाला देखते हैं, अ पार्टिकल गोज थ्रू अ रूट एज फॉलोज। ठीक, पहले ए से इधर गया, फिर ऊपर गया 2 मीटर, फिर इसके बाद इधर आया बी, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस सिंपली हो जाएगा 7 + 2, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 7 + 2 + 7 कितना आ जाएगा 14 + 2 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, ए भी निकालना है, तो अगर ये 2 है, ये ट्रायंगल अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, तो हम बोल सकते हैं ये 14 हो सकता है, 14 हो जाएगा। ये 2 है, तो ये भी 2 है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं 14² + 2², यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है, अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर अगर हम लोग नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं, 4 4 16 हाथ में एक, या 4 × 4 + 1 इट्स 4 + 4 तो 8 9 196, देन 196 + 4 कितना हो जाएगा √200, और हम लोग बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है 10√2, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक, इसमें आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ, तो यार सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 ही तो होगी, ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो डिस्प्लेसमेंट 10 होगा, और डिस्टेंस कितनी होगी 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 5 होने चाहिए क्योंकि एक तो गैप है, तो हो जाएगा ये 50, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कि हम लोग वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सो टेक केयर गाइस।